In this video, we will discuss some GATE previous year questions. These previous year questions are related to work and heat transfer and first law of thermodynamics. We have already uploaded the videos of previous year questions related to basic concepts, related to work and heat transfer, ideal gas equation and first law of thermodynamics का ये हम previous year questions इसमें करेंगे. So I hope you have completed those videos. As we are moving in a proper sequence, topic wise we are completing the GATE previous year questions. These previous year questions are also helpful for other PSU exams. So if your friends are preparing for these engineering competitive examinations, so please share with your friends who are preparing for these exams. So let's start our discussion regarding these GATE previous year questions. So this question number 18, 17 questions we have already discussed. This question is already asked in GATE 2017. Okay, we will discuss this problem. As I am reading the problem, the molar specific heat at constant volume of an ideal gas is equals to 2.5 times the universal gas constant. And universal gas constant का वैल्यू हमें दे रखा है, that is 8.314 जूल पर मोल केल्विन. ओके, सो देखिए इन्होंने हमें बोला है कि द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बेसिकली मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में इन्होंने बोला है, तो दैट इज नथिंग बट सीबी. लेकिन जो उसका यूनिट जो है होगा वो होगा जूल पर मोल केल्विन. क्यों? क्योंकि मोलर स्पेसिफिक हीट है ये. ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट. ओके, सो इसका जो यूनिट होगा दैट इज जूल पर मोल केल्विन. अब इन्होंने बोला है कि जो CV है दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू 2.5 टाइम्स द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को हम R बार से डिनोट करते हैं. तो CV का जो वैल्यू है दैट इज 2.5 टाइम्स R बार, और R बार का जो वैल्यू है वो हमें गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 8.314 जूल पर मोल केल्विन. ओके, सो दिस इज द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. अब क्वेश्चन में मेंशन है कि व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय 100 केल्विन देन द चेंज इन द मोलर स्पेसिफिक एंथैल्पी विल बी. हमें स्पेसिफिक एंथैल्पी का चेंज कैलकुलेट करना है और वो भी मोलर स्पेसिफिक एंथैल्पी. तो देखिए मोलर स्पेसिफिक एंथैल्पी का मतलब क्या है कि एंथैल्पी पर यूनिट मोल. ओके, सो यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक एंथैल्पी का मतलब क्या है कि एंथैल्पी पर यूनिट मोल. सो बेसिकली मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल्स टू, हमें H का वैल्यू निकालना है. एंथैल्पी का फॉर्मूला देखिए आइडियल गैसेस के केस में क्या होता है, CP इंटू डेल्टा टी. द चेंज इन एंथैल्पी इन्होंने बोला है कि जब टेम्परेचर 100 केल्विन चेंज होता है तो कितना एंथैल्पी में चेंज आएगा. इन्होंने देखिए बोला कि व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय 100 केल्विन द चेंज इन मोलर स्पेसिफिक एंथैल्पी विल बी इक्वल्स टू. सो टेम्परेचर चेंज जितना होगा 100 केल्विन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितना एंथैल्पी में चेंज आएगा. और दिस एंथैल्पी इज बेसिकली मोलर स्पेसिफिक एंथैल्पी. मैंने बताया आपको कि मोलर स्पेसिफिक एंथैल्पी का मतलब है कि एंथैल्पी पर यूनिट मोल. ओके, अब देखो एंथैल्पी का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, CP डेल्टा टी हम डिस्कस कर चुके हैं. अब CP जो होगा इस आइडियल गैस के केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी विल यूज द रिलेशन दैट CP माइनस CV इक्वल्स टू R. CP माइनस CV इक्वल्स टू R फॉर आइडियल गैसेस, ये हम यूज कर सकते हैं. मेयर्स इक्वेशन है ये बेसिकली, दिस इज नथिंग बट द मेयर्स इक्वेशन. सो CP का हमें कैलकुलेट करना है. CV जो दे रखा है दैट इज 2.5 टाइम्स, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, मैं R बार लिख देता हूँ यहाँ पे. ओके, दिस CV इज बेसिकली 2.5 टाइम्स R बार, दैट विल बी इक्वल्स टू R बार. सो जो CP का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज 3.5 टाइम्स R बार. ओके, सो हमने CP कैलकुलेट कर लिया. अब हमें इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है. सो इंथैल्पी चेंज के लिए हम क्या होगा, CP इंटू डेल्टा टी. तो हम ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे. तो यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूँ तो देखिए 3.5 इंटू R बार कितना है 8.314, डेल्टा टी इज 100. ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3.5 इंटू 8.314 इंटू 100, ठीक है, यू विल बी गेटिंग 2909.9 जूल पर मोल. ओके, यहाँ पे आपके पास यूनिट क्या आएगी, जूल पर मोल. यू विल बी गेटिंग इन जूल पर मोल. वाई यू आर गेटिंग जूल पर मोल, क्योंकि देखिए जो CP है वो
उसका यूनिट हमें क्या गिवन है, जूल पर मोल केल्विन। ओके, आप डेल्टा टी से मल्टीप्लाई किए तो केल्विन से केल्विन कैंसिल होगा तो जूल पर मोल, तो आपके पास जो यूनिट आएगा डेल्टा एच जो इंथैल्पी चेंज हुआ दैट इज इन जूल पर मोल। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में किस यूनिट्स में पूछा है। तो क्वेश्चन में जूल पर मोल में पूछा है, तो हमारा आंसर है 2909। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से, ठीक है, जस्ट फॉर योर वेरिफिकेशन। अब जो रेंज गिवन थी गेट के प्रॉब्लम में दैट इज 29008 टू 2911, तो इट इज बेसिकली न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें हमें फिल करना था जो भी हमारा आंसर आता है, तो जब आप इस रेंज में आंसर को फिल करोगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। तो आई एम गेटिंग दिस आंसर, ये हम फिल कर देंगे वहाँ पे। ओके, इट इज लाइंग इन द गिवन रेंज, सो अवर आंसर इज करेक्ट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए कॉन्सेप्ट्स क्या यूज हुआ है, मेयर्स इक्वेशन का यूज हुआ है दैट इज Cp माइनस Cv इक्वल्स टू आर। दूसरा इंथैल्पी का डेफिनेशन यूज हुआ है, मैथमेटिकल रिजल्ट है Cp इंटू डेल्टा टी। हमें इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना था, ठीक है। सो इंथैल्पी चेंज का जो फॉर्मूला है फॉर आइडियल गैस दैट इज रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ प्रोसेस। ये हम हमेशा लगाएंगे Cp इंटू डेल्टा टी आइडियल गैसेस के केस में। ओके, तो देखिए सबसे पहले इन्होंने आइडियल गैस मेंशन था हमें, दैट इज गिवन एन आइडियल गैस। ओके, स्पेसिफिक इंथैल्पी हमें मॉलर स्पेसिफिक इंथैल्पी बताना था Cp डेल्टा टी, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज बेसिकली गेट 2017 प्रॉब्लम। देखिए ये इजी प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है बेसिकली। इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्ट हमें हिट करना है आंसर। अ मास m ऑफ अ परफेक्ट गैस एट अ प्रेशर P1 एंड V1 अंडरगो एन आइसोथर्मल प्रोसेस। सो देखिए यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस गिवन है हमें, और इनिशियल स्टेट जो गिवन है गैस का वो प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है। फाइनल स्टेट हमें दे रखा है कि प्रेशर P2 हो जाएगा, वॉल्यूम V2 हो जाएगा। ओके, एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज कंसिडर्ड इज पॉजिटिव। अब देखिए इन्होंने जो साइन कन्वेंशन जो हम यूज करते आ रहे हैं पहले उसको रिवर्स कर दिया। हम लेते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, लेकिन इन्होंने हमें क्या बोला है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव। ओके, सो साइन कन्वेंशन बेसिकली इन्होंने रिवर्स कर दिया। उसके बाद हमसे पूछा है कि इफ आर इज द गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर, फाइंड द वर्क डन इन द प्रोसेस। सो देखो आइसोथर्मल प्रोसेस इन्होंने बोला। ओके, जो भी प्रोसेसेज होंगे यहाँ पे वो बेसिकली क्वासिस्टैटिक होते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क का फॉर्मूला है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, P1 V1 ln V2 by V1, ठीक है। वर्क का जो फॉर्मूला दूसरा जो आता है हमारे पास, हम ऐसे भी लिख सकते हैं P1 V1 ln P1 by P2, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूलेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मॉर्निंग वाली वीडियोस में, जिसमें हम हीट एंड वर्क ट्रांसफर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो वर्क के डिफरेंट टाइप के क्वासिस्टैटिक प्रोसेसेस में हमने फॉर्मूलेज डिराइव किए हैं, ठीक है। सो आप उन वीडियोस को देख सकते हो यदि आपको ये फॉर्मूलेज नहीं पता है तो। सो देखिए यहाँ पे इसके लिए जो हमने साइन कन्वेंशन कंसीडर किया हुआ है कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, इनमें जो हमारा साइन कन्वेंशन है फॉर दीज प्रॉब्लम्स इन डेरिवेशंस में, वो हमारा साइन कन्वेंशन है कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। लेकिन इसमें इन्होंने क्या बोला, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव। सो हमें इनके आगे माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि साइन कन्वेंशन क्या है, रिवर्स है। सो रिवर्स साइन कन्वेंशन है, दैट्स वाई जो हमारा प्रीवियस साइन कन्वेंशन के हिसाब से उल्टा है तो हम यहाँ माइनस साइन लगाएंगे। तो इसके केस में वर्क डन ऑन द सिस्टम अब आपका पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। इस केस में आपका वर्क डन ऑन द सिस्टम विल बी पॉजिटिव। तो अब आप देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, P1 V1 ln V2 by V1। नहीं, ये तो कब होता, ये तब होता जब हमारा ओरिजिनल साइन कन्वेंशन होता। देखिए माइनस P1 V1 ln P1 by P2, तो देखो ये मैच कर रहा है ना, माइनस P1 V1 ln P1 by P2, ये आंसर हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि जो हमारे पास जब इन्होंने साइन कन्वेंशन चेंज कर दिया है तो जो हमारा आंसर पहले आता है उससे नेगेटिव आंसर आएगा, तो वही करना है आपको, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि यदि आप ओरिजिनल साइन कन्वेंशन लेते हो तो उसमें हमारे पास क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है। यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। ओके, सो दैट्स वाई द साइन कन्वेंशन हैव चेंज्ड, सो आंसर चेंज हो जाएगा। उसके अलावा भी आप इनको एलिमिनेट करके भी कर सकते हो।
ओके, एलिमिनेट करके कैसे करोगे? देखो ये जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है और ये वाला जो फॉर्मूला है, ये तीनों तब वैलिड होंगे जब हम वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव लेंगे। देखो ये वाला भी वैसा ही है, P1 V1 ln V2 by V1 RT ln V2 by V1, ये भी वैसा ही फॉर्मूला है जब वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव लेते हैं। ओके, क्योंकि PV इक्वल्स टू बेसिकली RT लिख सकता हूँ मैं, सो RT ln V2 by V1, ये जो फॉर्मूला हम लिखते हैं वर्क का आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो इसमें साइन कन्वेंशन ने क्या लिया है कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज गेट 2017 प्रॉब्लम। इन दिस प्रॉब्लम आई एम रीडिंग द प्रॉब्लम। ए calorically perfect gas, specific heat at constant pressure is 1000 joule per kg Kelvin, enters and leave a gas turbine with the same velocity। देखो मतलब क्या है कि जिस वेलोसिटी से गैस एंटर कर रहा है टरबाइन में विद सेम वेलोसिटी इट इज लिविंग, मतलब क्या है कि देयर इज बेसिकली नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। द टेम्परेचर ऑफ द गैस एट टरबाइन एंट्री एंड एग्जिट आर 1100 Kelvin and 400 Kelvin respectively। टेम्परेचर्स गिवन है, द पावर प्रोड्यूस्ड इज 4.6 मेगावाट एंड हीट एस्केप एट रेट ऑफ 300 किलो जूल्स पर सेकेंड थ्रू द टर्बाइन केसिंग। सो देखो हमें यहाँ पे हाउ मच इज द पावर प्रोड्यूस ये गिवन है, टेम्परेचर्स गिवन है कि टर्बाइन के इनलेट और एग्जिट पे कितना हीट लॉस होता है ये भी हमें गिवन है। बस हमें ये बताना है कि कितना मास ऑफ गैस फ्लो कर रहा है टर्बाइन से, हाउ मच इज द मास फ्लोइंग थ्रू द टर्बाइन, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम है दिस इज रिलेटेड टू SFEE स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बेसिकली एप्लीकेशन पार्ट है इन बेसिकली फ्लो प्रोसेसेस, तो वहाँ हम पढ़ेंगे। ये आपको जो वीडियो है ये कल मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगी इसके रिगार्डिंग, तो ये वहाँ का क्वेश्चन है, SFEE की प्रॉब्लम है ये। सो देखिए इसमें जब मैं टरबाइन का डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, सो देखिए टरबाइन एक एक्सपेंशन डिवाइस होता है बेसिकली। सो यहाँ पे लेट्स कंसिडर वर्किंग फ्लूइड इज एंटरिंग फ्रॉम हियर एंड इट इज़ लिविंग फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे आपको गिवन है कि टेम्परेचर जो इनलेट पे है वो 1100 केल्विन है, 1100 केल्विन पे एंटर हुआ, और द फ्लूइड विच इज़ लिविंग दैट इज़ एट 400 केल्विन। तो यहाँ का टेम्परेचर T2 जो है वो 400 केल्विन दे रखा है। अब जो पावर जो प्रोड्यूस हुआ है यहाँ से, तो वर्क आउटपुट वो कितना है W डॉट दैट इज 4.6 मेगावाट, सो दैट इज नथिंग बट 4600 किलोवाट में इतना आ जाएगा। जो हीट लॉस हुआ है दिस हीट लॉस ये हमें दे रखा है 300 वाट, किलो जूल पर सेकेंड का मतलब क्या होता है किलोवाट। ठीक है, सो देखो 300 किलोवाट हीट लॉस हो चुका है, पावर प्रोड्यूस इतना हुआ है, इतने टेम्परेचर से आ रहा है, इससे जा रहा है। ठीक है, लेकिन जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ फ्लूइड एंटर कर रहा है उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ फ्लूइड इज लिविंग। तो अब हमें बेसिक एनर्जी बैलेंस लगाते हैं। यदि आपको SFEE पता भी नहीं है तो भी आप इसको एनर्जी बैलेंस से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। देखो ये बेसिकली जो भी टरबाइन कंप्रेसर पंप जो भी हम डिवाइसेस पढ़ते हैं ये बेसिकली स्टेडी फ्लो डिवाइसेस होते हैं, मतलब ये स्टेडी स्टेट में ऑपरेट करते हैं। स्टेडी स्टेट में ऑपरेट करने का मतलब क्या है कि जिस रेट से एनर्जी आ रही है उसी रेट से एनर्जी सिस्टम से बाहर जानी चाहिए। ठीक है, इस इक्वेशन का मतलब ही क्या है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो स्टेडी फ्लो का मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी शुड नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आपको मॉर्निंग में वीडियो अपलोड हो जाएगी, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो तो जब हम एनर्जी बैलेंस लगाता हूँ मैं यहाँ पे, इफ आई एम गोइंग टू अप्लाई एनर्जी बैलेंस, सो देखो काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हो नहीं रहा है, जिस रेट से एनर्जी जा रहा है उसी रेट से सिस्टम से बाहर भी जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे बेसिकली जब मैं SFEE लगा लेता हूँ, ठीक है, H1 प्लस C1 स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हमें नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, प्लस बेसिकली Q दिस इज इक्वल्स टू H2 प्लस C2 स्क्वायर अपॉन 2000 प्लस W। तो आप ऐसी इक्वेशन देखोगे जब आप SFEE इक्वेशन में डिस्कस होगा, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को मैंने नेग्लेक्ट करके रखा है, इसको भी मैं नेग्लेक्ट कर देता हूँ क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो ये इस टाइप का इक्वेशन आपको नजर आता है। ठीक है, अब देखो H1 जो है वो हमें टेम्परेचर गिवन है। ठीक है, तो इंथैल्पी हम आइडियल गैस का क्या लिख लेंगे M डॉट इंटू CP इंटू T1
प्लस अब ये हीट जो है वो लॉस हो रहा है सिस्टम से, कितना लॉस हो रहा है 300, तो माइनस आएगा हीट लॉस -300। अब देखो H2 जो हो जाएगा वो m डॉट इंटू सी पी इंटू T2 दैट इज 400 केल्विन, ठीक है, प्लस W देखो वर्क प्रोड्यूस हो रहा है 4600 किलोवाट, तो ये हम ऐसे कैसे लिख लेते हैं क्योंकि W वर्क प्रोड्यूस होगा तो पॉजिटिव माना जाएगा। अब Cp का वैल्यू देखिए प्रॉब्लम में गिवन है कि द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज 1000 जूल पर केजी केल्विन। तो देखो Cp को हम, ये जो 300 है ये किलोवाट में है, ठीक है, तो जब हम Cp को किलो जूल पर केजी केल्विन में लेंगे तभी ये हमारे पास ये टर्म किलो जूल में आ पाएगा, किलोवाट में आ पाएगा, क्योंकि मास है, ये मास फ्लो रेट है बेसिकली केजी पर सेकेंड, दिस इज इन केजी पर सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन में, तो ये हमारे पास किलोवाट में आ पाएगा, ठीक है। तो अब देखो Cp क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि किलो जूल पर केजी केल्विन में लेंगे 1 हो जाएगा, तो m डॉट ये हमें निकालना है, Cp इज बेसिकली 1, टेम्परेचर इनिशियल कितना था 1100 माइनस 300, दिस इज इक्वल टू m डॉट हमें निकालना है, Cp 1 हो जाएगा, फाइनल जो एग्जिट टेम्परेचर है दैट इज 400 केल्विन, ओके, सो इट इज 400 प्लस 4600। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो m डॉट इंटू 700 दिस इज इक्वल्स टू 4900, सो m डॉट का जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट 7 kg पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज 7 kg पर सेकेंड। अब हम ऑप्शंस देखते हैं, सो देखो ऑप्शन नंबर बी विच इज 7, ओके, सो जो मास फ्लो रेट होगा दैट इज 7 kg पर सेकेंड। अब हम इसको एनर्जी बैलेंस से भी कर सकते थे, ये ऐसा ई है, ये इट इज़ नथिंग बट एनर्जी बैलेंस, ये आपको क्लियर भी हो जाएगा यदि नहीं भी पता है, तो ये एनर्जी बैलेंस ही है, ठीक है। हमने ऐसा मान रखा है कि कुछ फ्लूइड आ रहा है तो वो कुछ इंथैल्पी लेके आएगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके आएगा। अब जनरली हम हीट ऐड करते हैं सिस्टम में जो वो पॉजिटिव मानते हैं, तो इसलिए हम प्लस क्यू लिखा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ हीट रिजेक्ट हो रहा था तो इसलिए मैंने साइन कन्वेंशन यूज किया तो माइनस लिख दिया। दिस इज इक्वल टू, अब हम जनरली मास एग्जिट होगा तो वो कुछ इंथैल्पी लेके जाएगा, कुछ काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी लेके जाएगा, तो वो हम लिखते हैं, प्लस जो वर्क प्रोड्यूस होता है तो वो हम लिख देते हैं। तो ये बेसिकली एनर्जी बैलेंस है, एनर्जी इन इक्वल टू एनर्जी आउट। वर्क प्रोड्यूस हुआ, हमने सिस्टम से वर्क निकाला तो W निकाला, जो बाहर वर्क जो मास जा रहा है वो इतनी एनर्जी लेके जा रहा है, तो इतना तो एनर्जी बाहर गया सिस्टम से, आया कितना, जनरली हम सिस्टम में हीट ऐड करते हैं तो वो पॉजिटिव लेते हैं, तो प्लस क्यू प्लस ये जो मास एनर्जी लेके आया वो वाली एनर्जी है, तो दिस इज नथिंग बट एनर्जी इन इक्वल टू एनर्जी आउट। ये कल आपको बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, दिस इज बेसिकली गेट 2018 प्रॉब्लम। An engine operate on a reversible cycle as shown in the figure. The work output from the engine will be equals to, देखो it is a reversible cycle which is shown in the given diagram। हमें कैलकुलेट करना है कि इस साइकिल से कितना वर्क आउटपुट होगा, वर्क आउटपुट हमें निकालना है। तो अब मुझे बताइए कि हमें ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है वीडियोस में, जो कॉन्सेप्ट मॉर्निंग वाले वीडियोस में जब हम वर्क ट्रांसफर पढ़ रहे थे तो हमने क्या डिस्कस किया था कि जब भी आपको पीवी डायग्राम मिलता है तो एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स द वर्क। तो अब ये जो आपको डायग्राम गिवन है इसमें दिस एरिया अंडर द कर्व इज नथिंग बट द वर्क प्रोड्यूस, और ये जो साइकिल है ये वर्क प्रोड्यूसिंग है, क्यों, क्योंकि जो भी क्लॉकवाइज साइकिल्स होती हैं वो वर्क प्रोड्यूसिंग होती है। तो ये जो इंजन जो बेसिकली है, इंजन बेसिकली वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होता है, तो इसलिए हम इसको क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज साइकिल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल्स होंगी दे आर बेसिकली क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जो भी साइकिल्स होंगी वो वर्क अब्जॉर्बिंग होंगी, वो VCRS साइकिल्स होता है, जैसे RAC वगैरह में जो साइकिल्स पढ़ेंगे हम वो आपको एंटी क्लॉकवाइज साइकिल्स नजर आएंगे, ठीक है। तो अब इसमें हमें वर्क कैलकुलेट करना था, तो कैसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, एरिया अंडर द कर्व से कैलकुलेट कर लेंगे। सो एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालेंगे, ये बेसिकली एक ट्राइंगल बन रहा है, तो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे होगा, दैट इज हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। सो ये जो वॉल्यूम है चेंज, दिस इज नथिंग बट 2 to 2.5, तो 0.5 हुआ, और यहाँ पे 400 to 650, ये कितना हो चुका है आपका, दैट इज नथिंग बट 250, ठीक है, 400 to 650 दैट इज 250। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, द एरिया अंडर द कर्व वी नो दैट एरिया अंडर द कर्व
ऑन पीवी डायग्राम रिप्रेजेंट्स द वर्क, ये वर्क को रिप्रेजेंट करेगा कि कितना वर्क यहाँ पे इस साइकिल से प्रोड्यूस हुआ है। तो जब हम इसका एरिया निकालते हैं तो हमें ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो दैट इज नथिंग बट हाफ बेस इनटू हाइट। अब देखो बेस इज बेसिकली द वॉल्यूम चेंज और हाइट इज बेसिकली प्रेशर चेंज। सो हाइट में जो चेंज आया है दैट इज 250 और जो वॉल्यूम में चेंज आया है दैट इज बेसिकली 0.5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज नथिंग बट 250/4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू आर गेटिंग 62.5। ओके 62.5। अब यूनिट क्या होगा, किलो जूल होगा। यूनिट किलो जूल क्यों होगा, क्योंकि देखो ये जो प्रेशर चेंज है ये किलो पास्कल में है और ये जो वॉल्यूम चेंज है ये मीटर क्यूब में है। तो जब किलो पास्कल और मीटर क्यूब को जब आप सॉल्व करोगे तो किलो पास्कल इज नथिंग बट किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो दैट इज नथिंग बट किलो न्यूटन मीटर और ये क्या होता है किलो जूल। तो आपका जो आंसर आएगा वो किलो जूल में आएगा। ठीक है, सो आपका आंसर आया 62.5, इस रेंज में लाई कर रहा है, इसका मतलब योर आंसर इज करेक्ट। इट इज अगेन ए न्यूमेरिकल आंसर टाइप प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। इन दिस प्रॉब्लम इट इज गेट 2018 प्रॉब्लम। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इट इज़ वेरी गुड प्रॉब्लम, गेट 2018 में पूछा गया है। ठीक है, सो देखिए इसमें एयर इज हेल्ड इनसाइड अ नॉन इंसुलेटेड सिलेंडर। तो देखो यहाँ पे आपको पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट नजर आ रहा है और जो सिलेंडर है दैट इज नॉट इंसुलेटेड, मतलब हीट लॉस होगा। अब मास 25 kg, एरिया इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पिस्टन का मास दे रखा है आपको 25 kg और पिस्टन का एरिया आपको दे रखा है। ठीक है, और ऊपर स्टॉपर्स लगा रखे हैं ऑफ नेग्लिजिबल एरिया। तो यहाँ पे स्टॉपर्स हैं। इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ एयर इनसाइड द सिलेंडर 200 किलो पास्कल एंड 400 डिग्री सेल्सियस। आपको इनिशियल प्रेशर और टेम्परेचर्स गिवन है बेसिकली। वी नो द इनिशियल प्रेशर एज वेल एज इनिशियल टेम्परेचर हियर। द एम्बिएंट प्रेशर P infinity एंड टेम्परेचर T infinity आर 100 किलो पास्कल एंड 27 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। तो आपको एम्बिएंट प्रेशर भी दे रखा है, एम्बिएंट टेम्परेचर भी दे रखा है। हमें फाइंड आउट करना है टेम्परेचर ऑफ एयर इनसाइड द सिलेंडर एट विच पिस्टन विल बिगिंस टू मूव, मतलब जहाँ पे पिस्टन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा एट दैट स्टेट हमें एयर का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें बेसिकली कैलकुलेशंस में क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है और किस स्टेट पे निकालना है, व्हेन द पिस्टन इज एट द स्टेज ऑफ मूव, इट विल बिगिंस टू मूव। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे देन इनिशियल जो प्रेशर है गैस का दैट इज 200 किलो पास्कल। ओके, और जब हम ऑब्जर्व करते हैं टेम्परेचर दैट इज 400 डिग्री सेल्सियस, तो देखो एम्बिएंट का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट लॉस होगा बेसिकली। तो यहाँ का जो प्रेशर है वो 200 किलो पास्कल है, तो ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे है, ये हीट लॉस होगा यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे हीट लॉस होगा तो इसका प्रेशर बेसिकली और टेम्परेचर डाउन जाएंगे। तो जैसे ही टेम्परेचर कम होगा प्रेशर कम होगा, तो यहाँ पे एक ऐसा प्रेशर जनरेट होगा एट दैट स्टेज, जो भी इस पिस्टन के वेट और एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द गैस प्रेशर। उससे जैसे ही थोड़ा हीट लॉस और हुआ तो ये पिस्टन नीचे मूव कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इनिशियल जो प्रेशर था वो ज़्यादा था और यहाँ पे स्टॉपर लगे हुए हैं तो इसलिए ये इक्विलिब्रियम पे है, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रेशर कम होता जाएगा। जैसे ही इस गैस का प्रेशर कम होगा तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि गैस का प्रेशर जो होगा दैट विल बी बैलेंस्ड बाय द पिस्टन वेट की वजह से जो प्रेशर आएगा और जो एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर आएगा। लेकिन जैसे ही उससे हल्का सा कम गैस का प्रेशर हो जाएगा तो पिस्टन मूव कर जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि पिस्टन विल बी एट द वर्ज ऑफ मूवमेंट व्हेन, कब होगा, व्हेन द प्रेशर ड्यू टू गैस दैट विल बी इक्वल्स टू P ATM प्लस mg/a। अब देखो ये मैंने क्यों लिखा mg/a, इसको हम समझने के लिए हम पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो पिस्टन के ऊपर देखिए फ्रॉम डाउनवर्ड डायरेक्शन यहाँ पे गैस प्रेशर लगेगा, ऊपर से ये एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाएगा और पिस्टन का कुछ वेट है तो वेट की वजह से इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आएगा और दिस फोर्स पर यूनिट एरिया दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेशर। तो यही मैंने लिखा कि P गैस इज बेसिकली इक्वल्स टू P ATM प्लस mg/a।
ये भी डाउनवर्ड है, वेट भी डाउनवर्ड है, गैस प्रेशर उसको बैलेंस कर रहा है। ओके, सो इनिशियली तो गैस प्रेशर आपका 200 किलो पास्कल था, लेकिन जब पिस्टन विल बी एट द वर्ज ऑफ मूवमेंट देन गैस प्रेशर कितना हो जाएगा ये हम यहाँ से निकाल लेंगे। सो PATM कितना है 100 किलो पास्कल। देखिए यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है दैट इज 100 किलो पास्कल। वेट जो हमें गिवन है 25 kg गिवन है, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके, जी इज बेसिकली 10। सो यहाँ पे 100 दैट इज किलो पास्कल प्लस mg मास इज बेसिकली हाउ मच 25 kg, जी का वैल्यू 10 है, ठीक है, g इज बेसिकली 10, दिस इज mg अपॉन जो एरिया है इस पिस्टन का दैट इज हाउ मच, द एरिया ऑफ द पिस्टन दैट इज गिवन हियर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम एरिया ऑफ द पिस्टन सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है 10⁻⁻⁴। अब देखिए ये जो आया है ये पास्कल में आया है, किलो पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 10⁻3, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेसिकली हाउ मच आई एम गेटिंग हियर, सो देखो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। सो 100 प्लस 25 अपॉन ये 10 इंटू 10⁻3 10⁻4 और वो 10⁻⁻4 से कैंसिल हो जाएगा। सो आई एम गेटिंग 125 किलो पास्कल। सो मतलब क्या है कि जब गैस का प्रेशर 125 किलो पास्कल हो जाएगा देन द पिस्टन विल बी एट द वर्ज ऑफ मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो एक्चुअल में यहाँ पे होगा क्या ये हम समझते हैं कि धीरे धीरे ये दिस इज अनइंसुलेटेड, तो इसमें से हीट लॉस होगा, जैसे ही हीट लॉस होगा तो टेम्परेचर डाउन होगा, प्रेशर डाउन होगा। इसका प्रेशर जब भी 125 किलो पास्कल हो जाएगा देन इट विल बी एट द वर्ज ऑफ मूवमेंट। ओके, तो अब हमें ये बताना है कि जब इसका प्रेशर 125 किलो पास्कल होगा तो टेम्परेचर एयर का कितना होगा, ठीक है, एयर का टेम्परेचर निकालना है। तो देखो ये बेसिकली हम सिस्टम जब अज्यूम करेंगे, सो यहाँ पे दिस इज एयर इज एन आइडियल गैस, ओके, और जब हम द पिस्टन विल बी PV इक्वल्स टू MRT जो इक्वेशन जब हम अप्लाई करेंगे इट सिंपली मीन्स दैट इट इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ है। यहाँ पे वॉल्यूम तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जो इनिशियल वॉल्यूम था वही फाइनल वॉल्यूम है। क्यों? क्योंकि देखो जैसे जैसे हीट लॉस कर रहा है तो इसका प्रेशर डाउन हो रहा है, इसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है, लेकिन इसका जितना वॉल्यूम है वो तो उतना ही है। ये जब मूव यहाँ पे बाउंड्री मूव करेगा तभी तो वॉल्यूम चेंज होगा। तो यहाँ पे इस इतना जो भी प्रोसेस हुआ है ये आइसोकोरिक हुआ है, तो वॉल्यूम रिमेन सेम। तो बेसिकली जब मैं इक्वेशन देखता हूँ, ये जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, यहाँ पे ये पिस्टन है, यहाँ पे स्टॉपर लगे हुए हैं, तो अंदर जो गैस का प्रेशर था वो बेसिकली ज़्यादा था, तो ज़्यादा प्रेशर था, ये स्टॉपर्स मूव नहीं करने दे रहे थे, ये हीट लॉस हो रहा था यहाँ पे। जैसे जैसे हीट लॉस हुआ तो प्रेशर बेसिकली गैस का कम होता गया, कम होता गया। तो जब गैस का प्रेशर एटमॉस्फेयर प्लस जो वेट की वजह से प्रेशर था उसके बराबर पहुंचा, तो ये इट विल बी एट द वर्ज ऑफ मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के वर्ज पे होगा। तो बेसिकली इसमें जो भी प्रोसेस हुआ है इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम बेसिकली हियर। प्रेशर डिक्रीज हुआ है बट वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है। तो जब मैं इसका PV ग्राफ ड्रॉ करता हूँ इस प्रोसेस में, PV ग्राफ यदि मैं ड्रॉ करूँगा तो देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम बट देयर इज चेंज इन प्रेशर बेसिकली। तो देखो यहाँ पे जो इनिशियल प्रेशर था गैस का वो 200 किलो पास्कल था, फाइनल जो गैस का प्रेशर पहुंचा वो 125 किलो पास्कल पहुंचा, लेकिन इस प्रोसेस में कोई भी वॉल्यूम का चेंज नहीं हुआ, ठीक है। वॉल्यूम का चेंज जब होना स्टार्ट होगा, तो जब मैं इसमें आइडियल गैस इक्वेशन लगाता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, P1 ये बेसिकली आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम तो कुछ चेंज हुआ नहीं, मास ऑफ द गैस रिमेन सेम, सो P1 V1 अपॉन T1 दैट इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 ये अप्लाई कर सकता हूँ। वॉल्यूम सेम है, देखो मास तो फिक्स है गैस का, ठीक है। सो ये इक्वेशन लगाता हूँ, आइडियल गैस इक्वेशन मैंने अप्लाई किया, तो प्रेशर इनिशियल प्रेशर कितना था 200 किलो पास्कल, इनिशियल टेम्परेचर कितना गिवन था, ये हमें गिवन है गैस का इनिशियल टेम्परेचर दैट इज एट द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस। तो 400 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है 673 केल्विन। सो इनिशियल टेम्परेचर इज 673 केल्विन दैट इज इक्वल टू, अब फाइनल जो गैस का प्रेशर है वो 125 किलो पास्कल है अपॉन T2। तो जब हम T2 को कैलकुलेट करेंगे सो दैट विल बी इक्वल टू 673 इंटू 125 अपॉन 200, ओके।
सो यहाँ पे जो हमारे पास टेम्परेचर आएगा दैट विल बी इन केल्विन में आएगा, ठीक है, एंड आई विल बी गेटिंग 419 केल्विन अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। लेकिन जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था वो डिग्री सेल्सियस में पूछा था, तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 419 माइनस 273 करना पड़ेगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिग्री सेल्सियस, ओके। सो जो फाइनल टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस में होगा दैट इज 146। सो आंसर इज 146 डिग्री सेल्सियस, ओके। क्यों? क्योंकि हमें डिग्री सेल्सियस में पूछा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि ये भी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। अब इसने डिग्री सेल्सियस में हमसे आंसर पूछा है, ठीक है। यदि हम केल्विन में आंसर फिल कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। वी विल बी गेटिंग 0 मार्क्स, ठीक है। प्रॉपर सॉल्व किया। देखो ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, इसमें हमने पीवी डायग्राम भी इसमें ड्रॉ किया है। तो देखो पीवी डायग्राम में कुछ भी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है इस ग्राफ में, केवल प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। और प्रेशर बैलेंस हमने कैसे किया है कि जब गैस का प्रेशर वेट प्लस एटमॉस्फेयर की प्रेशर की वजह से बैलेंस हो जाएगा, एट दैट स्टेज इट विल बी एट द वर्ज ऑफ मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इनिशियल गैस का प्रेशर ज़्यादा था, वहाँ से हीट लॉस हो रहा है, तो वहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर डाउन हुआ। तो जब प्रेशर गैस का प्रेशर वेट प्लस एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर जनरेट हो उसके बराबर हो रहा है, यदि गैस का उससे हल्का सा प्रेशर कम हुआ तो पिस्टन नीचे मूव कर जाएगा। उसी स्टेज पर हमें बताना था कि गैस का टेम्परेचर कितना हो चुका है। तो इस जो भी प्रोसेस हुआ हीट लॉस का, इसमें कुछ भी वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है। तो जो भी हमारा सिस्टम था उसमें देयर इज नो वॉल्यूम चेंज, मास ऑफ द गैस तो फिक्स है, ठीक है। तो इसलिए हमने एट द एंड आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई किया P1 V1 अपॉन T1। तो यहाँ से हमने सीधा वॉल्यूम तो कांस्टेंट था, टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर में निकालना था, इनिशियल दे रखा था, प्रेशर हमने निकाल लिया था कि फाइनल प्रेशर कितना होगा 125। यहाँ पे इट विल बी एट द वर्ज ऑफ मूविंग पिस्टन, इट विल बी एट द वर्ज ऑफ मूविंग एट दिस प्रेशर। तो T2 हमने कैलकुलेट कर लिया। तो मतलब जब पिस्टन विल बी एट द वर्ज ऑफ मूविंग एट दैट स्टेज द टेम्परेचर ऑफ द गैस इनसाइड द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विल बी 146 डिग्री सेल्सियस। तो यही हमें कैलकुलेट करना था। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। इट्स वेरी गुड प्रॉब्लम। आप न्यूमेरिकल्स को आंसर्स को अपने आप कैलकुलेटर में सॉल्व करके वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और यदि कोई भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। So thank you so much for watching this video, and please share these videos with all your friends who are preparing for these engineering competitive examinations. Okay friends, thank you so much. Thanks a lot. Bye.